तो नमस्कार। जैसे कि आप सबको अच्छे से पता है, अभी हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स पब्लिकेशन के रेलवे मैथमेटिक्स बुक को सॉल्व कर रहे हैं और एक तरफ तो हमारा मेंसुरेशन चल रहा है, दूसरी तरफ हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस को भी शुरू कर रखा है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में टाइप 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं टाइप 2 के पहले सवाल से। क्वेश्चन नंबर 35 को देखिएगा, ये टाइप 2 का पहला सवाल है। क्वेश्चन नंबर 35 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है कि ए और बी यानी दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य 2312 रुपया है। उसने ए को 16% की हानि पर और बी को उसने 20% के लाभ पर बेच दिया। ए और बी का विक्रय मूल्य समान है, तो ए और बी के क्रय मूल्यों का अंतर कितना होगा, ये आप हमें बताइए। बहुत आसान सवाल है। दो वस्तुओं के क्रय मूल्य का योगफल अपने को दिया गया है 2312, जबकि ये भी दे रखा है कि उसने ए पहली वस्तु को 16% के हानि पर और दूसरी वस्तु को उसने 20% के लाभ पर बेच दिया है और दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। तो बताइए दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्यों में अंतर कितना होगा, ये आप हमें बताइए। बहुत आसान सवाल है। एक बात मुझे बताइए, अगर ए को उसने 16% के हानि पर बेचा है तो ए को उसने बेचा कितने में है? तो आप कहोगे कि अगर ए को 16% के हानि में उसने बेचा है तो ए को कुल मिलाकर उसने इतने में बेचा होगा, ए को कुल मिलाकर इतने में बेचा होगा। सिमिलरली अगर बी को उसने 20% के लाभ पर बेचा है तो उसने बी को बेचा कितने में होगा? अगर बी को उसने 20% के लाभ पर बेचा है तो बी को उसने बेचा कितने में होगा? तो कुल मिलाकर इतने में बेचा होगा। ए का विक्रय मूल्य इतना होगा और बी का विक्रय मूल्य इतना होगा। सवाल में दिया गया है कि दोनों ही वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है वह समान है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि परसेंटेज से दोनों तरफ आप इसे हटा सकते हो। परसेंटेज को हटा दीजिए, ठीक है। अब देखिए दोनों में कुछ कॉमन वगैरह है क्या? तो आप कहोगे कॉमन तो दिख रहा है। पहले तो 4 से ये दोनों नंबर कटने वाला है, तो ये हो जाएगा 21 चौका 84 होता है और ये हो जाएगा 30 चौका 112 होता है, राइट। फिर ये अगेन 3 से कटने वाला है, ये हो जाएगा 3 सत्ते 21 और ये हो जाएगा 3 दहें के 30। मीन्स कि यहाँ से हमें अपने को पता चला कि ए बटे बी के क्रय मूल्यों का जो अनुपात होगा वह कितना होगा? ए के सामने जो न्यूमेरिकल डाटा है वह ए की वैल्यू होगा और बी के सामने जो न्यूमेरिकल डाटा है वह बी की वैल्यू होगा। तो यहाँ से अपने को पता चला कि ए और बी के क्रय मूल्यों का जो अनुपात होगा वह 10:7 होगा। ए और बी के क्रय मूल्यों का अनुपात जो होगा वह 10:7 होगा। तो हमसे सिर्फ यही पूछा है कि बताइए दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य में अंतर कितने का है। तो यहाँ पे देखिए दोनों वस्तुओं के बीच क्रय मूल्यों में जो अंतर है वह अनुपात में 3 का है। ए का क्रय मूल्य 10 रुपया होगा तो बी का क्रय मूल्य 7 रुपया होगा, तो दोनों के बीच का अंतर 3 होगा। तो 3 की एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी, यह हमसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले ये बताइए कि अगर ए का क्रय मूल्य इतना है और बी का क्रय मूल्य इतना है तो ए प्लस बी यानी कि ए और बी के क्रय मूल्यों का योगफल कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 10 + 17 यानी अनुपात में ए और बी के क्रय मूल्यों का योगफल जो होगा वह 17 हो जाएगा। लेकिन सवाल में दिया गया है कि ए और बी के क्रय मूल्यों का कुल योगफल जो है वह 2312 है। दो वस्तुओं का जो कुल क्रय मूल्य है वह 2312 है। तो अनुपात में 17 की वैल्यू इतना के बराबर है। तो हमसे पूछा जा रहा है सिर्फ ए और बी के क्रय मूल्यों में अंतर कितना होगा, यानी अनुपात 3 की वैल्यू चाहिए अपने को। तो उससे पहले आपको अनुपात 1 की वैल्यू चाहिए। तो अनुपात 1 की वैल्यू कैसे मिलेगा? तो 1 की वैल्यू हो जाएगा 17 एकम 17, 17 से जब इसे आप डिवाइड करोगे अगेन ये हो जाएगा, कैरी कितना मिल जाएगा आपको? 6, 17 6 23 होता है और उधर 1 है तो 17 तिया 51 होगा। कैरी फिर से 10 हो जाएगा, लास्ट डिजिट 2 है तो ये 17 छक कितना हो जाएगा? 102 होगा। यानी अनुपात 1 की वैल्यू अगर 136 के बराबर है तो अनुपात 3 का मान जो होगा वह कितना के बराबर होगा? तो ये तो हो जाएगा 300 + 108 यानी कि 408। यही होगा ना, यही होगा। यही इस सवाल का उत्तर होगा। यानी कि ए और बी के क्रय मूल्यों में जो अंतर होगा वह 408 रुपया का होगा। ये इस सवाल का उत्तर है। इसमें ज़्यादा क्या एक्सप्लेन की करूँगा। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36 सवाल में दिया गया है 12% लाभ और 4% हानि पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्यों का अंतर 28 रुपया था, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, ये आप बताइए। मैं मान लेता हूं कि उस वस्तु का क्रय मूल्य जो होगा वह 100 रुपया होगा। अगर वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है तो पहले उसने 12% के लाभ पर बेचा है तो उसने बेचा कितने में होगा? कुल मिलाकर 112 रुपया में। अगेन सवाल में कहा है कि अगर वह 4% की हानि पर बेचता तो विक्रय मूल्य में कुल मिलाकर 28 रुपया का अंतर होगा। क्रय मूल्य 100 रुपया है, अगर यह 4% की हानि पर बेचता तो उसे बेचना कितने में होता? 96 में बेचना होता। तो इस केस में विक्रय मूल्य में जो अंतर हो जाता वह 28 रुपया का हो जाता है। यहाँ पर देखिए कितने का अंतर हो रहा है, यानी पहले 112 में बेचता था, अब वह 96 में बेच रहा है। तो अंतर विक्रय मूल्य में कितने का हो रहा है? 16 का हो रहा है। अंतर विक्रय मूल्य में कितने का हो रहा है? 16 का हो रहा है। लेकिन वास्तव में अंतर जो है वह कितने रुपया के बराबर है? 28 रुपया के बराबर है। 16 की वैल्यू अगर 28 के इक्वल है तो अपने को चाहिए कितना? अपने को चाहिए क्रय मूल्य यानी 100 की वैल्यू चाहिए। तो आप सबसे पहले 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दीजिए। ये हो जाएगा 28/16। तो 100 यूनिट की वैल्यू जो होगा वह होगा 28/16 × 100। यही हमारा हो जाएगा क्रय मूल्य। आप चाहो तो इसे काट पीट सकते हो। 4 चौका 16 होता है, 4 सत्ती 28 होता है। फिर से ये हो जाएगा 4 × 25 चौका 100 हो जाता है। तो 7 × 25 यानी कि
75 तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। यानी जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस होगा वह कितना होगा 175 रुपीज़ होगा और यही तुम्हारा उत्तर होगा। देखिए एक तो तरीका ये है, इस तरीके से सवालों को हमें सॉल्व करना होता है। जब भी ऐसा सवाल हो कि 12 किसी वस्तु को पहले इतना % का प्रॉफिट हो रहा है, अगेन इतना % का लॉस हो जाता है अगर विक्रय मूल्य में इतने रुपए का अंतर हो, तो ऐसे सवालों में हमें कुछ नहीं करना होता है, बस जो दोनों % का डिफरेंसेस होता है उसे कैलकुलेट करना होता है। जैसे सवाल में पहले बोला गया कि पहले 12% के लाभ पर बेचना था उसे, लेकिन उसने बेच दिया है कितने में, 4% के हानि में बेच दिया है। तो इस प्रकार से विक्रय मूल्य में कुल मिलाकर कितने रुपया का डिफरेंस हो रहा है, यानी जो अंतर हो रहा है वह कितने का हो रहा है, तो 28 रुपया का विक्रय मूल्य में अंतर हो जा रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा बेचना था 12% के लाभ पर और उसने बेच दिया है 4% की हानि में, तो इसकी वजह से उसके विक्रय मूल्य में 28 रुपया का अंतर हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य में कितने का अंतर होगा, 12% का लाभ और 4% की हानि। तो ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंसेस हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 12 माइनस इंटू -4, ये हो जाएगा कितना, माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी कि 16%। यानी आप डायरेक्ट कह सकते हो 16 की वैल्यू जो होगा वह 28 होगा, तो 100 यूनिट की वैल्यू 175 होगा। एंड ऐसे हम लोग सवालों को सॉल्व करेंगे। तो बस इतना आपको देखना है, बस न्यूमेरिकल डिजिट को आपको देखना है। एक 12% है और एक प्लस में 12% है, प्रॉफिट है तो प्लस का 12% है, और ये हानि है तो मतलब कि निगेटिव का 4% है, यही है। अगर मान लीजिए कि सवाल में ऐसा दिया गया होता कि 12% का लाभ होता है, लेकिन जब वह इतने % के लाभ में बेच देता है तो विक्रय मूल्य में इतने रुपए का अंतर हो जाता है, तो उस केस में हमें क्या करना होगा, तब भी अंतर ही निकालना होगा। बस यहाँ पे माइनस है तो चीजें प्लस में, यहाँ पे 16% आ गया है दोनों को ऐड करने पर, और जब यहाँ पर भी प्लस में होगा और ये भी प्लस में होगा तो दोनों को माइनस कर लेंगे, क्योंकि डिफरेंसेस तो ही हमें निकालना है, इस बात का ख्याल रखना है आपको। बस ऐसे जब भी सवाल होंगे तो बस न्यूमेरिकल डिजिट देखेंगे और डिफरेंस कैलकुलेट करके हम लोग जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस का डिफरेंस होगा उसके इक्वेट कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 है, सवाल में दिया गया है एक वस्तु 207 रुपये में बेचने पर शीतल को 28% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। बहुत आसान सवाल है। एक बात बताइए, अगर 28% के नुकसान पर वह बेचता है तो बेच कितना में देता है, 227 रुपये में बेच देता है, तो उस वस्तु को उसने बेचा कितने में होगा, कुल मिलाकर 72% पे बेचा होगा। अगर किसी वस्तु को 207 रुपये में बेचा जाता है तो 28% की हानि होती है। मैंने माना कि कॉस्ट प्राइस अगर हमारा 100 है और उसको आप 28% के लॉस पर बेच देते हो, तो उसे बेचोगे कितने में, 72% में बेच दोगे, यानी जो उस वस्तु का विक्रय मूल्य होगा वह इतना हो जाएगा। लेकिन उसी वस्तु का जो फाइनल सेलिंग प्राइस है, जो ओरिजिनल विक्रय मूल्य है, वह सवाल में दिया गया है कितना में, 207 रुपया में बेचा गया। 72% की वैल्यू अगर 207 के बराबर है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, बस यही हमसे पूछा जा रहा है। यानी 100% यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना में हो, क्या होगा ये आप हमें बताइए। तो 72% की वैल्यू अगर 207 है तो 100% की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो निकल के आ जाएगा 287.5, और यही तुम्हारा इस सवाल का उत्तर है। इसमें क्या एक्सप्लेन की कोई जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 को देखिएगा, सवाल में दिया गया है एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 10% कम पर खरीदता और पिछले विक्रय मूल्य में 18 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 40% का लाभ प्राप्त होता, तो वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य कितना होगा ये आप हमें बताइए। यानी कि उसी आर्टिकल का इनिशियल कॉस्ट प्राइस कितना होगा ये आपको पता करना है। बहुत आसान सवाल है। आप क्या कीजिए, इनिशियल कॉस्ट प्राइस कुछ भी ले लीजिए एंड देन सवालों को सॉल्व कर दीजिए। मैं मान लेता हूं कि उस आर्टिकल का जो इनिशियल कॉस्ट प्राइस रहा होगा वह 100 रुपया रहा होगा। उस वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य जो होगा वह 100 रुपया रहा होगा। अब कहा जब उसने 100 रुपये में किसी वस्तु को खरीदा है तो जब यह बेचेगा तो उसे 20% का लाभ होगा। अगर इस पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो उस वस्तु का जो प्रारंभिक विक्रय मूल्य होगा वह कितना होगा, 120 रुपया होगा। यानी अगर उस वस्तु का इनिशियल कॉस्ट प्राइस प्रारंभिक क्रय मूल्य 100 रुपया है और वह उसे 20% के लाभ पर बेचता है तो उसने कुल बेचा कितने में होगा, 120 रुपया में बेचा गया होगा। अब देखिए यहीं से खेल शुरू होता है आगे। कहा यदि वह वस्तु को 10% कम पर खरीदा होता और 40% अधिक पर बेचा होता तो कुल मिलाकर विक्रय मूल्य में 18 रुपये की वृद्धि हो जाती, ऐसा सवाल में दिया गया है। तो आप क्या कीजिए, पहले 100 रुपये में खरीदते थे आप, अब अगर आप पहले से 10% कम में चीज़ों को खरीदते तो अब आप उस वस्तु को कितने में खरीदोगे, 90 में खरीदोगे। पहले 100 रुपये में खरीदते थे, अगर अब आप पहले से 10% कम में खरीदते हो तो अब उसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस जो होगा वह इतना रुपया हो जाता है। तो अब इस पे आप कितना प्रतिशत का प्रॉफिट कमा रहे हो, 40% का प्रॉफिट कमा रहे हो। तो अब उसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 90 पर 40% का प्रॉफिट हो रहा है आपको, तो 90 का जो 40% हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 36, 9 चौका 36 हो जाएगा। यानी कि अगर उस वस्तु को आप इतना में
खरीद रहे हो तो 40% का लाभ हो रहा है, लेकिन वास्तव में कितने रुपए की वृद्धि हो रही है विक्रय मूल्यों में? 18 रुपए की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे बताइए ये जो हमारा सेलिंग प्राइस यहाँ पे होगा वह कितना होगा? 90 + 36 यानी 126। यानी पहले जिस वस्तु को आप 120 रुपए में बेचते थे, अब उसी वस्तु को आप 126 रुपए में बेचोगे। तो देखिए विक्रय मूल्य में कितने रुपए की वृद्धि हो रही है? विक्रय मूल्य में 6 रुपए की वृद्धि हो रही है। अगर विक्रय मूल्य में 6 रुपए की वृद्धि हो रही है तो वास्तव में विक्रय मूल्य में कितने रुपए की वृद्धि होगी ये बताइए? सवाल में दे रखा है वास्तव में विक्रय मूल्य में कुल मिलाकर 18 रुपए की वृद्धि हो रही है। यानी कि इस 6 की वैल्यू 18 के बराबर है। 6 की वैल्यू अगर 18 के बराबर है तो 1 की वैल्यू जो होगा वह 3 के बराबर होगा, तो 100 की वैल्यू जो होगा वह 300 के बराबर होगा। और यही तो आपसे पूछा था कि वस्तु का एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, इनिशियल कॉस्ट प्राइस क्या होगा? तो इनिशियल कॉस्ट प्राइस को आपने 100 माना है और 100 यूनिट की वैल्यू निकल के आ गया है कितना? 300 रुपया। और यही इस सवाल का उत्तर होगा। इनिशियल कॉस्ट प्राइस उस आर्टिकल का कितना हो जाएगा? 300 रुपीज होगा। और यही तुम्हारा उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर होगा। जब भी इस तरह के सवाल होंगे इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। देखिएगा सवाल में दिया गया है कि किसी वस्तु को 2332 रुपए में बेचने पर किसी व्यक्ति को 12% की हानि हुई तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? अगर आप 12% की हानि पर बेच रहे हो तो आप उसको बेचे होंगे कितने में? 88% में बेचे होंगे। यानी कि अगर किसी वस्तु को आप 12% के हानि में बेच रहे हो तो उस वस्तु को आपने बेचा होगा इनिशियल कॉस्ट प्राइस के इतने परसेंट में, यानी 88% में उस वस्तु को आपने बेचा होगा। लेकिन वास्तव में उस वस्तु को आप बेच कितने में रहे हो? 2332 रुपया में आप बेच रहे हो। दोनों एक ही वस्तु का विक्रय मूल्य है, इसलिए आपस में बराबर हो जाएगा। 100 यूनिट की वैल्यू निकाल दीजिए। यानी हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा जा रहा है तो कॉस्ट प्राइस 100% होगा। 100% की वैल्यू यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे तो निकल के आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? देख लीजिए उत्तर कौन सा ऑप्शन होगा? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि 2650 रुपया। यानी उस आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस होगा वह होगा 2650 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 को देखिएगा। कहा है कि चंद्रशेखर ने 12 एक समान वस्तुओं को कुल 420 रुपया में बेचा, जिसमें उसे 7 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा ये आप हमें बताइए। देखिएगा अगर 12 एक समान वस्तु को कोई व्यक्ति इतना रुपया में बेचता है तो उसे 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। इसका मतलब ये हुआ कि 12 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य होगा, 12 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य होगा वह 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर होगा, क्योंकि सवाल में दिया गया है कि 12 समान वस्तुओं को कोई व्यक्ति किसी फिक्स प्राइस पे बेचता है तो उसे 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। इसका मतलब ये हुआ कि उस 12 वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वह 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं है? अगर 12 वस्तु को बेचता है 420 रुपया में तो उसे 7 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। इसका मतलब यह हुआ कि 12 वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वह 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा तभी 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होगा। तो यहाँ से आप सीपी और एसपी का रेशियो निकाल दीजिए। देखिए यहाँ से सीपी के सामने जो वैल्यू है वो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा और एसपी के सामने जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हमारा सेलिंग प्राइस की वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो जब आप निकालोगे तो सीपी हो जाएगा 12 और एसपी हो जाएगा 5। यानी उस आर्टिकल का, यानी कि उस व्यक्ति उस वस्तु का विक्रय मूल्य इतना होगा और क्रय मूल्य इतना हो जाएगा। अब देखिए सवाल में दिया गया है कि उस 12 वस्तु को उसने कुल मिलाकर 420 रुपया में बेच दिया है। तो यहाँ पर उसने कितना में बेचा है? 5 रुपया में बेचा है। अनुपात में 5 की वैल्यू जो है वह अगर 420 के बराबर है तो अनुपात 1 की वैल्यू जो होगा वह कितना के बराबर होगा? 5 से जब आप इसे डिवाइड करोगे तो 5 8 40 और 5 चौका 20 रुपया होगा। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 84 रुपीज़ और ये तुम्हारा उत्तर होगा। इसमें क्या एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देख लीजिए 84 ऑप्शन नंबर सी। बहुत आसान सवाल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है एक वस्तु 28% के लाभ पर बेची जाती है। यदि इसके क्रय मूल्य में 50 रुपये की वृद्धि की जाती है और मूल्य में, यानी कि विक्रय मूल्य में 18 रुपये की कमी की जाती है तो प्राप्त लाभ 11.6% हो जाएगा। तो उस वस्तु का मूल क्रय मूल्य कितना होगा ये आप हमें बताइए। यानी कि उस आर्टिकल का न्यू कॉस्ट प्राइस कितना, उस आर्टिकल का इनिशियल कॉस्ट प्राइस कितना होगा ये आप हमें बताइए। उस वस्तु का मूल क्रय मूल्य यानी कि इनिशियल कॉस्ट प्राइस कितना होगा ये आप हमें बताइए। देखिए इस तरह के हर एक सवाल को सॉल्व करने के सबसे बेस्ट तरीके अभी हम लोग सीखने वाले हैं। जब भी इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलेगा, इस तरह के हर एक सवाल को आप 10 से 15 सेकंड के अंदर सॉल्व कर पाओगे। हमसे सिर्फ इतना पूछा है कि उस वस्तु का मूल क्रय मूल्य कितना होगा, उस आर्टिकल का इनिशियल कॉस्ट प्राइस कितना होगा, ये हमसे सिर्फ पूछा जा रहा है। तो मैं मान लेता हूं कि उस आर्टिकल का इनिशियल कॉस्ट प्राइस जो होगा वह 100% होगा।
उस वस्तु का मूल क्रय मूल्य जो होगा वह 100% होगा। आप अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हो, मैंने यहाँ पे माना है इनिशियल कॉस्ट प्राइस को 100%, आप 100x भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। लेकिन जैसे ही आपने 100x इनिशियल कॉस्ट प्राइस को माना, उस समय क्या हो जाएगा कि कैलकुलेशन काफ़ी लेंदी हो जाएगी। तो हमें सिर्फ कैलकुलेशन बचाना है, तो इसलिए मैंने माना उस आर्टिकल का जो इनिशियल कॉस्ट प्राइस होगा वह 100% होगा, यानी कि परसेंटेज के फॉर्म में हमने कॉस्ट प्राइस को मान लिया है। अगर उस आर्टिकल का इनिशियल कॉस्ट प्राइस 100% है और इसे 28% के लाभ पर बेचा जा रहा है, तो उस वस्तु का जो इनिशियल सेलिंग प्राइस होगा, उस वस्तु का जो प्रारंभिक विक्रय मूल्य होगा, मूल विक्रय मूल्य जो होगा वह कितना होगा, 128% हो जाएगा। इसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि सवाल में ही दे रखा है कि वस्तु को 28% के लाभ पर बेचा जाता है। अगर क्रय मूल्य इतना है और 28% के लाभ पर आप बेच रहे हो, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य जो होगा वह इतना हो जाएगा। आगे सवाल में दिया गया है कि यदि क्रय मूल्य में 50 रुपए की वृद्धि कर दिया जाए, अगर क्रय मूल्य में 50 रुपए की वृद्धि कर दिया जाए और विक्रय मूल्य में 18 रुपए की कमी कर दिया जाता है, तो उस वस्तु का लाभ प्रतिशत जो होता है वह 11.6% हो जाता है। तो बताइए उस आर्टिकल का इनिशियल कॉस्ट प्राइस कितना होगा। आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि उस आर्टिकल का न्यू कॉस्ट प्राइस कितना होगा। तो आप कहोगे सर सिंपल सी बात है, उस आर्टिकल का जो न्यू कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वह हो जाएगा 100% प्लस 50, यही हो जाएगा। यानी उस वस्तु का जो नया क्रय मूल्य हो जाएगा वह इतना हो जाएगा। यानी कि मूल क्रय मूल्य 100% था, जब क्रय मूल्य में आपने 50 रुपए की वृद्धि किया है और विक्रय मूल्य में आपने 18 रुपए की कमी किया है, तो उसी वस्तु पर जो नया लाभ आपको मिलता है वह 11.6% मिलता है। तो उसी आर्टिकल का जो न्यू कॉस्ट प्राइस होगा वह होगा 100% प्लस 50। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि उसी वस्तु का जो न्यू सेलिंग प्राइस होगा, उसी वस्तु का जो न्यू सेलिंग प्राइस होगा, यानी उसी आर्टिकल का जो न्यू सेलिंग प्राइस हो जाएगा वह कितना होगा। तो आपको सर सिंपल सी बात है, इनिशियल सेलिंग प्राइस 128% था, जब विक्रय मूल्य में आपने 18 रुपए की कमी किया है, तो अब उसी वस्तु का जो नया विक्रय मूल्य हो जाएगा वह होगा 128% माइनस 18, यानी कि उसी वस्तु का नया क्रय मूल्य इतना है और उसी वस्तु का नया विक्रय मूल्य इतना है। अब आगे सवाल में कहा गया है कि जैसे ही क्रय मूल्य में 50 रुपए की आपने वृद्धि किया है और विक्रय मूल्य को आपने 18 रुपए की घटाया है, तो उसी वस्तु पर नया लाभ आपको मिलता है 11.6%। यानी इस कॉस्ट प्राइस पर जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है वह 11.6% मिल रहा है। तो मुझे सिर्फ ये जानना है कि इस आर्टिकल पे जो नया प्रॉफिट अपने को मिलने वाला है, न्यू प्रॉफिट जो मिलने वाला है वह कितना होगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरा न्यू प्रॉफिट कितना होगा, ये आप हमें बताइए। तो आपको सर सिंपल सी बात है, न्यू प्रॉफिट जो होगा वह होगा इस पे 11.6%, यानी इस कॉस्ट प्राइस पे जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है वह 11.6% का प्रॉफिट मिल रहा है। तो सबसे पहले देखिए इसका भी 11.6% आपको कैलकुलेट करना है और इसका भी। तो देखिए 100 का 11.6% कितना हो जाएगा, 11.6% ही हो जाएगा। 100 का 11.6% इतना ही हो जाएगा। अब प्लस हमें निकालना है इस 50 का 11.6%, क्योंकि इस पे अपने को प्रॉफिट मिल रहा है 11.6% का। तो 100 का 11.6% तो इतना ही हो जाएगा। 50 का 11.6% कैलकुलेट करना है। देखिए 50 का 10% 5 होता है, लेकिन अपने को कैलकुलेट करना है 50 पर 11.6%। तो ये कितना हो जाएगा 5, अब प्लस उधर हो जाएगा 16, 25, 80, यानी कि 0.8, यानी कि हो जाएगा 5.8। कितना हो जाएगा 5.8 हो जाएगा। यानी कि इस आर्टिकल पर अगर आपको 11.6% का प्रॉफिट हो रहा है, कॉस्ट प्राइस अगर इतना है और प्रॉफिट 11.6% है, तो जो न्यू प्रॉफिट होगा वह आपका इतना हो जाएगा। जो न्यू प्रॉफिट आपका होगा वह इतना हो जाएगा। अब अगर मैं इधर से नया प्रॉफिट निकालना चाहता हूं तो कैसे मिलेगा। आप कहोगे सिंपल सी बात है, अगर आपको लाभ हो रहा है तो लाभ जो होता है वह होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहां से आप क्या कीजिए, इस सेलिंग प्राइस में से इस कॉस्ट प्राइस को आप माइनस कर दीजिए, तो न्यू प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, इस विक्रय मूल्य में से ये विक्रय मूल्य हमारा है 128% माइनस 18, इस विक्रय मूल्य में से इस क्रय मूल्य को मैं क्या कर देता हूं, माइनस कर देता हूं। क्रय मूल्य है हमारा 100% अब प्लस 50, क्या है प्लस 50। तो इस नया विक्रय मूल्य में से नया क्रय मूल्य को आप माइनस करोगे तो न्यू प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। तो ये भी हमारा न्यू प्रॉफिट है और ये भी हमारा न्यू प्रॉफिट है, तो इसलिए दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसमें कोई आपत्ति आपको नहीं होना चाहिए। देखिए न्यू प्रॉफिट हमारा ये भी है, यानी कि इस पे 11.6% का आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो ये भी हमारा न्यू प्रॉफिट हो रहा है। और अगर मैं इधर से न्यू प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहता हूं तो नए विक्रय मूल्य में से नया क्रय मूल्य को आप माइनस कर दोगे तो आपको न्यू प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये भी हमारा न्यू प्रॉफिट है और ये भी हमारा न्यू प्रॉफिट है, तो इसलिए दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बस इसे आप कैलकुलेट कर दीजिए, सिंपल सा कैलकुलेशन है। अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन हमें कैसे करना है वो देखिए, ध्यान से देखना है। इस 128% में से 100 को माइनस करना है तो 28% मिलेगा। ये है माइनस इंटू प्लस, ये हो जाएगा माइनस का 50 और माइनस का 18, यानी कि राइट हैंड साइड में आपको मिलेगा 28% और माइनस का 50 और प्लस माइनस 18, यानी हो जाएगा माइनस का 68, इधर हो जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या मिलेगा 11.6% और प्लस 5.8, यही हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 11.6% प्लस 5.8 हो जाएगा। अगेन आप क्या कीजिए कि इस -68 को इधर लाइए और इस 11.6% को आप राइट हैंड साइड लेके जाइए, तो ये माइनस में हो जाएगा और ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो इधर जब 11.6% को इधर लाओगे तो 28% में से जब 11.6% माइनस होगा तो कितना मिलेगा, ये बताइए। ये हो जाएगा कितना
8 माइनस 1 यानी कि 7 और इधर 0.6 है यानी कि 16.4% होगा। इधर आपको मिल जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगा 16.4% मिलेगा एंड राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा आपको -68 इधर आएगा, इसके साथ ऐड होगा 5.8 के साथ, तो ये हो जाएगा 68 प्लस 5.8 यानी कि 73.8 हो जाएगा। मीन्स ये हुआ कि अगर 16.4% की वैल्यू 73.8 के बराबर है, अगर 16.4% की वैल्यू 73.8 के इक्वल है, तो अपने को कैलकुलेट क्या करना है, अपने को कैलकुलेट करना है उस आर्टिकल का उस आर्टिकल का इनिशियल कॉस्ट प्राइस, और इनिशियल कॉस्ट प्राइस को आपने मान रखा था कितना 100%, यानी कि अपने को 100% की वैल्यू कैलकुलेट करना है। देखिए 16.4% की वैल्यू अगर 73.8 के बराबर है, तो यहां से बताइए 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा। तो आपको सर सिंपल सी बात है, 1% की वैल्यू हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 16 चौका 64 और उधर हो जाएगा कितना, उधर हो जाएगा कितना 0.5, ऐसा कुछ होगा, यानी कि 1% की वैल्यू जो होगा वह 4.5 के इक्वल हो जाएगा। अगर 1% की वैल्यू 4.5 के इक्वल है और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 100% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो उस आर्टिकल का इनिशियल कॉस्ट प्राइस आपको मिल जाएगा कितना 450। इनिशियल कॉस्ट प्राइस को आपने 100% माना था और इस 100% की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जा रहा है कितना 450, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। देखिएगा यही इस सवाल का उत्तर है। मैं उम्मीद करूँगा कि ये चीज़ें आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यही हमसे तो पूछ रहा था कि उस वस्तु का मूल क्रय मूल्य कितना होगा, उस आर्टिकल का इनिशियल कॉस्ट प्राइस कितना होगा। तो इनिशियल कॉस्ट प्राइस को आपने 100% मान रखा था और 100% की वैल्यू अभी निकल के आ रहा है कितना 450, और यही इस सवाल का उत्तर होगा। यदि हमसे यहाँ बेच दिया, बीरू ने इसकी धुलाई पर 126 रुपये खर्च किए और इसे 25% के लाभ पर मीनू को यहाँ बेच दिया। यदि मीनू ने इसे 1475 रुपया में खरीदा है तो एक्स की वैल्यू कितना होगा ये बताइए। एक बात मुझे बताइए, अगर अरविंद कोई वस्तु को x रुपए में खरीदा है और इसे 15% की हानि में बेच रहा है, तो अरविंद जो है वह बेच कितने में रहा है, x का 85% में उस वस्तु को वह बेच रहा है, यानी कि इतना में वह अरविंद जो है वह इतना में उस वस्तु को बेच देता है। अब जो व्यक्ति यानी कि बीरू इस वस्तु को इतना में खरीदा है, बीरू जो है वह उस वस्तु को इतना में खरीदा है, लेकिन क्या करता है आगे बीरू, इस वस्तु को सही कराने में 126 रुपए खर्च करता है। तो बीरू के लिए कुल क्रय मूल्य जो हो जाएगा वह होगा x का 85% अब प्लस 126 इतना हो जाएगा, क्योंकि इतना रुपया में तो बीरू ने इस वस्तु को खरीदा था, लेकिन इस वस्तु को सही कराने में 126 रुपया उसका और खर्च हो जाता है। तो बीरू के लिए उस वस्तु का जो मूल क्रय मूल्य होगा वह इतना होगा। अब बीरू ने इतना रुपए में उस वस्तु को खरीदा है, अब वह इस वस्तु को 25% के लाभ पर किसी के यहाँ बेच देता है। किसके यहाँ पे बेचता है, मीनू के यहाँ बेच देता है। तो 25% का लाभ का मतलब क्या होता है, 25% लाभ का मतलब होता है 5/4। इतना रुपया में खरीदा है और इस वस्तु को वह बेच देता है 25% के लाभ पर, यानी कि 5/4 पर बेच देता है। और जिस व्यक्ति ने इस वस्तु को खरीदा है वह कितने में खरीदा है, 1475 रुपया में खरीदा है। तो देखिए ये भी हमारा विक्रय मूल्य है और ये भी हमारा विक्रय मूल्य है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से आप सिंपल कैलकुलेशन है कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 85% का मतलब क्या होता है, आप कह सकते हो 17/20 होता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, 85% की जगह पे डायरेक्ट 17/20 भी लिख सकते हो, या फिर इसे एक स्टेप आगे बढ़ा दीजिए। ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 85% मतलब कि 17x/20 प्लस ये हो जाएगा 126 एंड ये हो जाएगा हमारा 5/4 = 1, ये हो जाएगा 1475, ऐसा होगा 1475। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 5 से अगर आप इसे काटते हो तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, ठीक है, 5 दूना 10 हो जाएगा और 4 7 5 9 45 हो जाएगा और 25 25 हो जाएगा। फिर 4 से उधर मल्टीप्लाई आपको करना है तो इधर आपको मिलेगा 17x + 20, राइट। और ये प्लस का 20 जो है वह 126 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस होगा। तो ये आपको कुल मिलाकर चीज़ें जो हो जाएगी वह कितना हो जाएगा, 295 × 4 अब माइनस ये हो जाएगा 126। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल दीजिए। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है x की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल दीजिए। x की वैल्यू जब निकालोगे तो वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो इतना कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो। देखिए कौन सा उत्तर हो जाएगा, 1240, यानी x की वैल्यू जो आपको मिलेगा वह 1240 हो जाएगा, 1240, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, यानी 1240। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है कि 10 कुर्सियों का मूल्य 4 मेज़ों के मूल्य के बराबर है। 15 कुर्सी और 2 मेज़ों का मूल्य 2000 के बराबर है, तो एक मेज़ का मूल्य कितना होगा ये आप हमें बताइए। 10 कुर्सी और 4 मेज़ों के मूल्य आपस में बराबर है। 10 कुर्सी और 4 मेज़ का जो मूल्य है वह आपस में बराबर है। तो यहाँ से आप एक कुर्सी और एक मेज़ का क्रय मूल्य का रेशियो आप निकाल सकते हो। यहाँ से हो जाएगा C/m की वैल्यू निकल के आ जाएगा कितना, 2/5, यानी एक कुर्सी का क्रय मूल्य अगर 2 रुपया है तो एक मेज का क्रय मूल्य जो होगा वह 5 रुपया होगा। सवाल में दे रखा है 2 कुर्सी यानी 15 कुर्सी और 2 मेजों का मूल्य जो है
वह 2000 रुपया है। मैं मान लेता हूँ कि एक कुर्सी का क्रय मूल्य जो होगा वह 2x होगा, तो एक मेज का क्रय मूल्य जो होगा वह 5x होगा। सवाल में दे रखा है 15 कुर्सी अब प्लस 2 मेज, ऐसा ही है ना, 2 मेज का कुल क्रय मूल्य जो है वह 2000 रुपया है। तो बताइए एक मेज का मूल्य कितना होगा, यानी कि एक मेज की वैल्यू कितनी होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे C की जगह पर 2x रख सकते हो, M की जगह पे 5x रख सकते हो, एंड देन आप सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पे C की जगह पे 2x रखेंगे तो ये हो जाएगा 30x प्लस M की जगह पे आप 5x रखोगे तो ये हो जाएगा कितना, 5 दूना 10x बराबर ये हो जाएगा 2000, ऐसा कुछ हो जाएगा। ये हो जाएगा 40x बराबर 2000 कितना है, 2000 है ना, 2000 इतना ही है। ये एक जीरो से एक जीरो खत्म कर दीजिए तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगा कितना, x की वैल्यू आपको मिल जाएगा 50। x की वैल्यू अगर 50 है तो आपसे पूछा क्या है, एक मेज का क्रय मूल्य कितना होगा, एक मेज का क्रय मूल्य कितना होगा, तो x की वैल्यू यहाँ पे 5 रख दीजिए, 25 यानी कि 250 रुपया, यही होगा ना, यही इस सवाल का उत्तर होना चाहिए। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर है। एक मेज का क्रय मूल्य जो होगा वह 250 रुपया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 को देखिएगा, सवाल में दिया गया है कि एक वस्तु मिस्टर एक्स को 20% के लाभ पर बेची जाती है। मिस्टर एक्स इस वस्तु को 25% के लाभ पर वाई को बेच देता है। यदि मिस्टर वाई उस वस्तु के लिए 225 रुपया का भुगतान करता है तो मूल विक्रेता के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, यानी एक्स की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। यानी एक्स जो है वह 20% के लाभ पर चीज़ों को बेच देता है, ठीक है। अब जिसने उस वस्तु को खरीदा है वह अगेन 25% के लाभ पर वह इस चीज़ को बेच देता है। अगर एक्स को उस वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है तो उस वस्तु को बेचा कितने में जाता है, अगर 20% के लाभ पर आप किसी चीज़ को बेच रहे हो यानी कि 6/5 पे बेच रहे हो, यानी उस वस्तु को आपने बेचा है कितना में, 6/5 में बेचा है। अब जिसने उस वस्तु को इतना में खरीदा है वह इसे 25% के लाभ पर बेच देता है। देखिए 25% का लाभ मतलब होता है 5/4, यानी कि उसने इस वस्तु को इतना में खरीदा है और अब वह क्या करता है कि इस वस्तु को 25% के लाभ पर यानी कि 5/4 पर वह उस वस्तु को बेच देता है। तो इसके लिए उसका विक्रय मूल्य इतना होगा, और जिसने उस वस्तु को खरीदा है वह उस वस्तु को कितने में खरीद लेता है, 225 रुपया में खरीद लेता है। ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप x की वैल्यू अगेन कैलकुलेट कर सकते हो, 5 से 5 खत्म, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 से आप इसे काट सकते हो, 3 7 21 हो जाएगा, 3 5 15 होगा, 75 दूना 150, x की वैल्यू जो होगा वह 150 रुपया। और यही तो आपसे पूछा था इनिशियल सेलिंग प्राइस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 को देखिएगा, सवाल में दिया गया है कि एक वस्तु को 1875 रुपया में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 1385 रुपया में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, यानी कि अगर 1875 रुपया में आप बेचते हो तो जितना आपको लाभ होता है, अगर उसी वस्तु को सिर्फ 1375 रुपया या 1385 रुपया में बेच देते हो तो जो हानि होगा वह आपस में बराबर होगा। यानी जितना रुपया का लाभ हो रहा है उतने रुपया का हानि हो जाता है, कब, जब उस वस्तु को 1385 रुपया में बेचा जाता है। तो सिंपल सी बात है, हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा जा रहा है। तो मुझे एक बात बताइए, प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट तब होता है जब कॉस्ट प्राइस कम हो और सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो जाए, ठीक है। हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस। तो अगर मान लीजिए कि उस वस्तु को बेचने में जब आप बेचते हो 1875 रुपया में बेचते हो तो कुछ लाभ होता है। मैंने मान लिया कि 1875 रुपया में बेचने पर x रुपये का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य कितना होगा, तो विक्रय मूल्य में से आप लाभ को माइनस कर दीजिए तो ये हमारा क्रय मूल्य होगा। विक्रय मूल्य इतना है और इस पे x रुपये का लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य में से लाभ को माइनस कर दीजिए तो ये आपका क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। अब कहा अगर इसी वस्तु को आप अगर 1385 रुपया में बेचते हो तो जितना यहाँ पे लाभ हुआ है ना उतना ही का यहाँ पे हानि हो जाता है, ठीक है। ये तो उतना ही का यहाँ पे हानि हो जाता है। तो देखिए ये हमारा विक्रय मूल्य था और इतना में बेचते हैं तो उससे मुझे x रुपये का हानि होता है। तो अगर इस विक्रय मूल्य में मैं हानि को जोड़ देता हूँ तो ये हमारा क्रय मूल्य होगा, ये भी क्रय मूल्य और ये भी क्रय मूल्य, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा। बस यहाँ से आप इसे जोड़ दीजिए -x प्लस x, इधर आके ये हो जाएगा 2x, अब 2x हो जाएगा और इधर ये हो जाएगा 1875 और माइनस 1385, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 2x की वैल्यू होगा 5 में से 5 घटेगा 0, ठीक है। 17 में से 8 घटेगा कितना हो जाएगा 9, 17 में से 8 घटेगा ये हो जाएगा 9, और इधर 7 है और ये 3 है तो ये हो जाएगा कितना 490। 2x की वैल्यू अगर 490 के बराबर है तो x की वैल्यू 245 हो जाएगा। और अगर x की वैल्यू 245 है तो कॉस्ट प्राइस आपसे पूछा है, कहीं पे भी x की वैल्यू रख दीजिए कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा, या तो यहाँ पे x की वैल्यू रख दीजिए या यहाँ पे x की वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस आपको मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, किधर भी आप रख दीजिए, जैसे इधर ही मैं रख देता हूँ 1385 प्लस x की वैल्यू हमारा है 245 245, तो ये हो जाएगा कितना 5 प्लस 5 यानी कि 10 के 0 बाकी 1 8 4 12 1 13 2 3 5 1 6 और 1 यानी 1630 रुपया। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर है, कुछ था नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 46 को देखिएगा।
सवाल में दिया गया है एक वस्तु को 12% की लाभ पर बेचा गया है, यदि इसे 33 रुपया अधिक में बेचा जाता तो प्राप्त लाभ 14% हो जाता। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा ये आप हमें बताइए। यानी पहले जब 12% के लाभ पर बेचा जाता था, पहले इसे 12% के लाभ पर बेचा जाता था, यदि इसे 33 रुपया अधिक में बेचा जाता तो प्राप्त लाभ 14% हो जाता। यानी ये जो 33 रुपया की वृद्धि हो रही है वह कितना प्रतिशत की वजह से हो रही है? सिर्फ 2% की वजह से। यानी पहले 12% का लाभ होता था, जब इसे 33 रुपया अधिक में बेचा जाता है तो 14% का लाभ हो जाता है। तो बताइए क्रय मूल्य कितना होगा? यानी 2% की वैल्यू डायरेक्ट आप लिख सकते हो, 33 के बराबर होगा। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? यही आपका उत्तर हो जाएगा। आप नहीं समझ पा रहे हो तो मान लीजिए इनिशियल कॉस्ट प्राइस जो होगा वह 100 रुपीज़ होगा या 100% होगा। अगर इनिशियल कॉस्ट प्राइस 100 है और पहले इसे 12% का लाभ हो रहा था तो इनिशियल सेलिंग प्राइस जो होगा वह 112 रुपया हो जाएगा। अब कहा है कि जैसे ही 13 इनिशियल सेलिंग प्राइस हमारा इतना हो जाता है, अगर विक्रय मूल्य को यदि इसे 33 रुपया अधिक में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत जो होता है वह 14% हो जाता है। यानी यहाँ पर जो लाभ आपको मिलेगा वह कितना मिल जाता है? 14% का लाभ मिलता है, यानी कि 114। यहाँ पर देखिए लाभ में कितने का अंतर है, विक्रय मूल्य में कितने रुपया का अंतर है या कितने प्रतिशत का अंतर है? तो यहाँ पे 2 रुपया का अंतर हो रहा है, यहाँ पे 2 रुपया का अंतर हो रहा है। लेकिन ये वास्तव में का जो अंतर हो रहा है वह कितने की वृद्धि की वजह से हो रहा है? 33 रुपया की वृद्धि की वजह से हो रहा है। यहाँ पर विक्रय मूल्य जो है जब पहले 12% का लाभ होता था, अब 14% का लाभ हो रहा है। लेकिन ये जो 14% का लाभ हो रहा है वह किसकी वजह से? 33 रुपया की वृद्धि की वजह से। यानी 2 की वैल्यू अगर 33 के बराबर है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? यही आपका उत्तर हो जाएगा। 100 की वैल्यू आप निकाल दीजिए। 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 33/2 हो जाएगा। 1 की वैल्यू जो होगा 2% 33 के बराबर है तो 1% जो हो जाएगा वह हो जाएगा 33/2। तो 100% की वैल्यू जो होगा वह कितना हो जाएगा? 33/2 गुने 100, ऐसा कुछ हो जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 50 गुने 33, यही आपका उत्तर हो जाएगा, है ना। कौन सा ऑप्शन दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, 1650 रुपया। 1657 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 47 को देखिए। सवाल में दिया गया है अनुपम ने एक पुस्तक 10% के लाभ पर बेचा है, यदि उसने इसे 20 रुपया ज़्यादा मूल्य पर बेचा होता तो उसे 15% का लाभ होता। पुस्तक का क्रय मूल्य कितना होगा? जो सवाल अभी हम लोगों ने 46 में सॉल्व किया था वही सवाल यहाँ पे 47 में है। पहले 10% का प्रॉफिट होता था, अब 15% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये जो 5% ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है वह किसकी वजह से? 20 रुपये में चीज़ों को वह ज़्यादा में बेच रहा है, इसकी वजह से 5% की ज़्यादा वृद्धि हो रही है। यानी कि 5% ज़्यादा लाभ उसे मिल रहा है, किसकी वजह से? 20 रुपये की वजह से मिल रहा है। यानी आप कह सकते हो कि 5% की वैल्यू जो होगा वह 20 के इक्वल हो जाएगा। पहले 10% का प्रॉफिट होता था, अब 15% का प्रॉफिट हो रहा है। ये जो 5% एक्स्ट्रा प्रॉफिट आपको मिल रहा है वह किसकी वजह से? वह चीज़ों को 20 रुपये में ज़्यादा में बेच रहा है, इस वजह से 5% अधिक आपको लाभ मिल रहा है। यानी 5% की वैल्यू अगर 20 के बराबर है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी पुस्तक का क्रय मूल्य कितना होगा? तो पुस्तक का क्रय मूल्य 100% होगा। 5% की वैल्यू अगर 20 के बराबर है तो 100% की वैल्यू कितना होगा? इधर भी आप 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 400 रुपया। यानी कि उस पुस्तक का क्रय मूल्य जो होगा वह 400 रुपया होगा। चलिए में दिया गया है कि कमर ने 980 रुपया में 18 खिलौने बेचे, जिससे उसे 4 खिलौने के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, तो प्रत्येक खिलौने का क्रय मूल्य कितना होगा ये आप हमें बताइए। यानी 18 खिलौना बेचने पर 4 खिलौना के क्रय मूल्य के बराबर उसे हानि होती है, तो प्रत्येक खिलौने का क्रय मूल्य कितना होगा? अगर मान लीजिए कॉस्ट प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस 18 है और 4 खिलौने के क्रय मूल्य के बराबर उसे हानि हो रही है, यानी जो लॉस हो रहा है वह 4 हो रहा है, तो जो सेलिंग प्राइस जो होगा वह कितना होगा? 18 - 4 यानी कि 14 हो जाएगा। तभी 4 खिलौने के क्रय मूल्य के बराबर उसे हानि होगी, यानी कि विक्रय मूल्य इतना होगा और क्रय मूल्य इतना होगा, तभी 4 खिलौने के क्रय मूल्य के बराबर उसे हानि होगी। तो वह चीज़ों को इतना में बेच रहा होगा। सवाल में बोला गया है कि वह चीज़ों को यानी 18 खिलौनों को वह कितना रुपया में बेच रहा है? 980 रुपया में बेच रहा है। यहाँ पर वह कितना रुपये में चीज़ों को बेच रहा है? 14 रुपया में, लेकिन वास्तव में वह 980 रुपया में वह चीज़ों को बेच रहा है। यानी 14 की वैल्यू अगर 980 के बराबर है तो 1 की वैल्यू कितना होगा ये बताइए? 14 × 7 = 98, 70 रुपीज़ हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा उत्तर है? ऑप्शन नंबर सी, और ये इस सवाल का उत्तर रहेगा। यानी प्रत्येक खिलौने का जो क्रय मूल्य होगा वह कितना रुपया होगा? 70 रुपया होगा। प्रत्येक खिलौने का क्रय मूल्य जो होगा वह 70 रुपया होगा, और ये इस सवाल का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है एक गाय को 1,000 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है उसे 10 रुपये में बेचने पर उसे 5% अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो गाय का क्रय मूल्य कितना होगा ये बताइए। पहले 1,000 रुपये में बेचता था, अब उसे वह अगर 1,010 रुपये में बेचता है तो 5% अधिक लाभ उसे मिलता है। तो क्रय मूल्य कितना होगा बताइए। कितना आसान सवाल है, हम लोगों ने ऐसे सवालों को अभी सॉल्व कर रखा है। यानी पहले गाय को सिर्फ 1,000 रुपया में बेचता था, अब वह बेच रहा है 1,010 रुपया में। यहाँ पर कितना रुपये की वृद्धि हो रही है? 10 रुपये की वृद्धि हो रही है, और इस 10 रुपये की वृद्धि की वजह से उसे 5% एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है। यानी आप कह सकते हो 5% की वैल्यू जो होगा वह 10 रुपये के बराबर होगा। यानी अगर 5% की वैल्यू 10 के बराबर है
तो हमसे पूछा जा रहा है गाय का क्रय मूल्य कितना होगा, 100% की वैल्यू कितना होगा। इधर भी आप 20 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि 5% को आपको 100 बनाना है, तो इधर भी 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इधर भी 20 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 100% की वैल्यू आपको मिल जाएगा कितना, उस गाय का क्रय मूल्य जो होगा वह 200 रुपया होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 50 सवाल में दिया गया है सरिता 40,200 रुपये में 2 पुराने सैमसंग और 3 MI मोबाइल फ़ोन खरीदती है। यदि वह सैमसंग फ़ोन को 10% के लाभ पर और MI फ़ोन को 20% के लाभ पर बेचती है तो उसे कुल लाभ 5640 रुपया प्राप्त होता है। एक MI फ़ोन का क्रय मूल्य कितना होगा। देखिए MI फ़ोन का क्रय मूल्य यानी एक MI फ़ोन का क्रय मूल्य कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। या तो आप इसे ट्रेडिशनल तरीके से सॉल्व कर लीजिए, लेकिन ट्रेडिशनल तरीके से अगर सॉल्व करोगे तो इक्वेशन वगैरह बनाना पड़ेगा, जिससे आपको बचना होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एलिगेशन लगा देते हैं, क्योंकि टोटल प्रॉफिट भी दे रखा है और पहले पर 10% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है और ओवरऑल प्रॉफिट भी दे रखा है, तो वहाँ से हम लोग ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज में कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए सवाल में दे रखा है यदि वह सैमसंग फ़ोन को 10% के लाभ पर, यानी कि दो पुराना सैमसंग यानी दो सैमसंग मोबाइल को वह 10% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, यानी दो सैमसंग फ़ोन को वह 10% के प्रॉफिट पर बेच रहा है और 3 MI फ़ोन को वह 20% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। कितने में, 20% के प्रॉफिट में बेच रहा है। ठीक है, दो सैमसंग मोबाइल को 10% के प्रॉफिट पर और 3 MI फ़ोन को वह 20% के प्रॉफिट पर बेच रहा है, तो उसे कुल मिलाकर 5640 रुपया का लाभ होता है। एक बात बताइए, ये जो 5640 रुपया का लाभ उसे हो रहा है, यहाँ पर जो उसे 5640 रुपया का लाभ हो रहा है वह किस पे हो रहा है, तो कुल पर यानी कि क्रय मूल्य पर, यानी 40,200 पर उसे कुल मिलाकर 5600 का लाभ हो रहा है। तो 100 पर कितना होगा, बस ये हमें जानना है। ठीक है, 2 जीरो इधर भी 2 जीरो इधर से आप काट सकते हो। तो देखिए 5640 को जब 402 से भाग करोगे तो यहाँ पे लगभग 14% आ जाएगा। 14% से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 14% से थोड़ा ज़्यादा होगा। तो मैं मान लेता हूँ अप्रॉक्स वैल्यू ओवरऑल जो है उसे 14% का लाभ मिलता होगा, यानी 5640 रुपया का जो लाभ है वह 14% के लाभ के बराबर होगा। ऐसा मैं मान लेता हूँ कि अगर दो सैमसंग मोबाइल पर उसे 10% का लाभ हो रहा है और 3 MI फ़ोन पर उसे 20% का लाभ हो रहा है और उसे कुल मिलाकर 5640 रुपया का लाभ हो रहा है, तो ये जो 5640 रुपया का लाभ हो रहा है वह कुल कितने पर, क्रय मूल्य पर, यानी 40,200 पर। तो 40,200 पर अगर 5640 का लाभ होता है तो 100 पे कितना होगा, तो 14% के बराबर होगा। देखिए ये 14% अप्रॉक्स आया है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, अब यहाँ से आप एलिगेशन लगा दीजिए। आप चाहो तो परसेंटेज हटा सकते हो, परसेंटेज का साइन सब जगह से आप हटा सकते हो। ठीक है, यहाँ से भी। अब आप सिंपली इसको कैलकुलेट कर दीजिए, यहाँ से आप देखिए ये निकल के आ जाएगा कितना, ये हमारा हो जाएगा कितना 4 और ये इधर आपको मिल जाएगा कितना 6। मीन्स कि यहाँ से CP का जो रेशियो निकल के आ जाएगा वह 3:2 हो जाएगा, यानी कि दो सैमसंग मोबाइल और 3 MI फ़ोन के क्रय मूल्य का जो रेशियो हो जाएगा वह 3:2 हो जाएगा। दो सैमसंग फ़ोन का क्रय मूल्य अगर 3 रुपया है तो 3 MI फ़ोन का क्रय मूल्य जो होगा वह 2 रुपया होगा। जबकि सवाल में दे रखा है दो सैमसंग मोबाइल और 3 MI फ़ोन का कुल क्रय मूल्य जो है वह 40,200 रुपया है। यहाँ पर दो सैमसंग मोबाइल और 3 MI फ़ोन के कुल क्रय मूल्य का योगफल जो होगा वह कितना रुपया होगा, वह हो जाएगा अनुपात में 6 रुपया, अनुपात में 5 रुपया। यहाँ पे हो जाएगा, देखिए दो सैमसंग मोबाइल का क्रय मूल्य अगर 3 रुपया है और 3 MI फ़ोन का क्रय मूल्य अगर 2 रुपया है तो कुल 5, यानी कि इन दोनों यानी दो सैमसंग मोबाइल और 3 MI फ़ोन के कुल क्रय मूल्य का योग जो होगा वह कितना होगा, 5 हो जाएगा, अनुपात में 5 होगा। लेकिन वास्तव में सवाल में दे रखा है कि दो सैमसंग मोबाइल और 3 MI फ़ोन का कुल क्रय मूल्य जो है वह 40,200 के बराबर है, यानी अनुपात 5 की वैल्यू अगर 40,200 के बराबर है तो अनुपात 1 का मान आप यहाँ से निकाल दीजिए। अनुपात 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, अनुपात 1 की वैल्यू हो जाएगा 5 8 40 होता है। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा फिर एक जीरो लगाओगे और ये हो जाएगा फिर से 5 चौका 0 और ये हो जाएगा 80,40 रुपया। मीन्स यहाँ से अपने को ये पता चला है कि अनुपात 1 की वैल्यू अगर 80,40 के बराबर है और हमें पता करना है 1 MI फ़ोन का क्रय मूल्य कितना होगा। 1 MI फ़ोन का क्रय मूल्य कितना होगा, यही आपसे ना पूछा जा रहा है। 1 MI फ़ोन का क्रय मूल्य कितना होगा ये हमसे पूछा जाए। अनुपात 1 की वैल्यू अगर 80,40 है और 3 MI फ़ोन का कुल क्रय मूल्य अनुपात में 2 है। अनुपात 1 की वैल्यू 80,40 है तो अनुपात 2 की वैल्यू जो होगा वह 16,080 के बराबर हो जाएगा। यानी कि 3 MI फ़ोन का कुल क्रय मूल्य अगर 16,080 रुपया है, 3 MI फ़ोन का जो कॉस्ट प्राइस है वह 16,080 रुपया है, 16,080 रुपया है। तो 1 MI फ़ोन का कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा ये बताइए, बस इसे हमें 3 से डिवाइड करना है। तो 16,080 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा ये बताइए। यहाँ से आपको क्या मिलेगा ये आप हमें बताइए। तो आप कहोगे ये 5,000 के आसपास आपको मिलने वाला है। 3 × 5 = 15 हो जाएगा, एक इधर है 0, फिर हो जाएगा कितना 3 × 5 = 15,
बाकी एक इधर हो जाएगा 10, तो फिर 3 तिया 9 हो जाएगा, यानी 5300 के आसपास। देख लीजिए कोई उत्तर है क्या? एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, और ये सवाल का उत्तर होगा। यानी उस एक MI फ़ोन का जो कॉस्ट प्राइस होगा, एक MI फ़ोन का जो कॉस्ट प्राइस होगा वह 5400 रुपया होगा। देखिए यहाँ पे इंटीजर वैल्यू इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि आपने यहाँ पे इंटीजर ले लिया था। ये 14% से थोड़ा सा ज़्यादा है। थोड़ा यहाँ पर जो ओवरऑल प्रॉफिट आपको मिला है 5640 रुपया, ऐसा ही हो रहा है ना। यहाँ पे देखिए जो 5640 रुपया का प्रॉफिट हो रहा था वह कितने पर हो रहा था? 40,200 पर हो रहा था। तो 100 पे कितना होगा? तो इसलिए हमने यहाँ से जब इसको कैलकुलेट किया था तो चीज़ें आपको मिलेगा 14.0 समथिंग कुछ करके आएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे मान लिया था 14%, ठीक है, ताकि हम कैलकुलेशन को आसानी से कर सकें। और यहाँ पर एग्जैक्ट हमारा 14% नहीं होगा, लेकिन जो आंसर होगा वह यहाँ पर जो वैल्यू आएगा उसके हिसाब से होगा। लेकिन अप्रॉक्स में तो आप आंसर निकाल ही सकते हो ना कि एक MI फ़ोन का जो कॉस्ट प्राइस होगा वह 5300 से ज़्यादा होगा। और 5300 से ज़्यादा कौन सा ऑप्शन दिया गया है? एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, और यही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। यानी एक MI फ़ोन का जो कॉस्ट प्राइस होगा वह 5400 होगा, और यही सवाल का उत्तर है। एक दो तरीके और है इस सवाल को सॉल्व करने के, लेकिन मुझे लगता है इस तरह के सवाल को, खासकर इस सवाल को सॉल्व करने के ये सबसे अच्छे तरीके हैं। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 51 है। देखिएगा सवाल में दिया गया है कि 40% वस्तुओं को 2% की हानि पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं को 4% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि 250 रुपया का कुल लाभ अर्जित होता है तो बेची जाने वाली वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य कितना होगा? ये आप हमें बताइए। मैं क्या करता हूँ कि मैं मान लेता हूँ कि वस्तुओं की कुल संख्या जो है वह 100 है। अगर टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल जो है वह 100 है, अगर वस्तुओं की कुल संख्या 100 है, अगर वस्तुओं की कुल संख्या आपने मान लिया है 100, वस्तुओं की कुल संख्या अगर आपने मान लिया है 100 और सवाल में बोला गया है 40% वस्तुओं को 2% की हानि पर बेचा जाता है, तो अगर वस्तुओं की संख्या 100 है और 100 का 40% अगर आप निकालना चाहते हो तो कितना हो जाएगा? 40, यानी कि 40 वस्तुओं को कितना प्रतिशत के? 2% की हानि पर बेचा जा रहा है, यानी कि इतना में बेचा जाएगा। कुल हानि जो होगा, अगर 40% वस्तुओं को 2% की हानि पर आप बेच रहे हो तो जो हानि आपको मिलेगा 40 वस्तु को बेचने में वह कुल मिलाकर इतना हो जाएगा। अगर वस्तुओं की कुल संख्या आपने 100 माना है और सवाल में बोला गया है कि 40% वस्तुओं को 2% की हानि पर बेची जाती है, तो अगर वस्तुओं की कुल संख्या 100 है और 100 का 40% 40 है और 40% वस्तुओं को 2% की हानि पर बेची जाती है तो कुल हानि जो होगा वह इतना होगा। 40 वस्तुओं पर कुल मिलाकर इतने रुपए की हानि हो जाएगी। और आगे सवाल में बोला गया है कि शेष वस्तुओं को 4% के लाभ पर बेचा जाता है, तो इतना तो हानि हो गया ना, ये हमारा हानि है, तो हानि को हम लोग माइनस के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। 40 वस्तुओं को 2% की हानि पर बेची जा रही है, 40% वस्तुओं को 2% की हानि पर बेची जा रही है और शेष वस्तु को 4% के लाभ पर बेची जाती है। तो 100 में से 40 वस्तु को 2% की हानि पर आपने बेच दिया है, तो जो शेष वस्तु होगी वह कितना होगा? 60, और इस 60 वस्तुओं को आप 4% के लाभ पर बेच रहे हो, तो इस कुल मिलाकर जो लाभ आपको मिलता है वह 250 रुपया मिलता है। देखिए ये हमारा क्या होगा? माइनस में, क्योंकि यहाँ पर 40% वस्तु को 2% की हानि पर बेची जा रही है और शेष वस्तु को यानी कि 60 वस्तु को 4% के लाभ पर बेचा जा रहा है, तो ये हमारा प्लस में होगा और ये हमारा माइनस में हो जाएगा। होगा कि हानि को हम लोग वैसे भी माइनस के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 40 का 2% आप निकाल दीजिए, यानी इन दोनों का जो सम हो जाएगा वह 250 के इक्वल होगा। कोई दिक्कत है क्या? देखिए सवाल में बोला गया है कि 40% वस्तुओं को 2% की हानि पर बेची जाती है और शेष वस्तुओं की कुल संख्या अगर 100 है और इसमें से 100 का 40% यानी 40 वस्तु को अगर 2% की हानि पर आप बेच रहे हो तो 40 वस्तुओं पर कुल मिलाकर इतने की हानि हो जाएगी, इतनी हानि पर आप बेच रहे हो। और शेष वस्तुओं को यानी कि 60 वस्तुओं को आप 4% के लाभ पर बेच रहे हो, तो 60 वस्तुओं पर कुल लाभ जो होगा वह इतना होगा। अब इस कुल लाभ में से इस हानि को आप माइनस कर दोगे तो कुछ ना कुछ आपको लाभ मिलेगा और वही लाभ आपको सवाल में दिया गया है 250 के बराबर है। बस इसे हमें कैलकुलेट करना है और उत्तर निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहां से देखिएगा ये हमारा कितना हो जाएगा? परसेंटेज का साइन आप हटाओगे तो ये हो जाएगा कितना? देखिए ये हो जाएगा 40 गुने 2/100 हो जाएगा। 20 × 100 होता है और 20 दूना 40 होता है, ठीक है। प्लस ये हो जाएगा, यहाँ पे भी परसेंटेज का साइन अगर आप हटाते हो तो 4/100 हो जाएगा। 20/100 होता है और 20 × 60 होता है, बराबर ये 250 होगा, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या कीजिए, ये माइनस का 4/5 होगा। देखिए 4/5 कहने का मतलब होता है 0.8, तो इसे हम लोग बोल सकते हैं माइनस का 0.8। अब प्लस का ये होगा कितना? 12/5। देखिए 4 × 12, 12/5 का मतलब क्या होता है? 5 दूना 10 और 5 × 20, ऐसा होगा। प्लस का ये हो जाएगा 2.4, बराबर ये हो जाएगा कितना? 250। इस लाभ में से इस हानि को जब आप माइनस करोगे, तो कितना होगा? 2.4 माइनस ये हो जाएगा 0.8, ऐसा ही होगा ना। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? 24 में से 8 को माइनस करोगे तो ये मिलेगा प्लस का 1.8, ऐसा ही होगा ना।
24 में से 8 घटाओगे तो 16 मिलेगा। 1.8 की वैल्यू अगर 250 के बराबर है, देखिए यहाँ पे इतना लाभ हो रहा है लेकिन वास्तव में ये 250 के बराबर है। अगर 1.6 की वैल्यू 250 के बराबर है तो 100 की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, अपने को 100 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 1 की वैल्यू आप निकाल दीजिए, पॉइंट अगर आप यहाँ से हटाते हो तो इधर आपको 1 पॉइंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब 16 से आप इसे काट सकते हो, देखिए 4 चौका 16 होता है, ठीक है, और 4 से तो ये पक्का कटेगा। देखिए 100 में 25 की कुल संख्या जो होती है वह 4 होती है। यहाँ पर 2500 है तो 2500 में 25 की कुल कितनी संख्या हो जाएगी, 600 बार में कटेगा। 4 चौका 16, 4 से अगर इसे काटते हो तो 4 छक 24 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है, और 4 पचे 20 हो जाएगा, 625 हो जाएगा। फिर ये 4 से कट जाएगा, पक्का कटेगा, देखिए ना काट के देखिए, ये 4 से अगर आप काटते हो तो 4 एकम 4 हो जाएगा, और ये फिर हो जाएगा कितना 2, 4 पचे 20 हो जाएगा, और फिर आपको क्या मिल जाएगा, फिर आपको मिल जाएगा कितना 4 एकम 4, 2 22, 4 पचे 20, फिर इधर आपको मिल जाएगा कितना 25, फिर हो जाएगा 4 छक 24, 156 दशमलव कुछ आ जाएगा। जब आप इसे काटोगे तो 156 दशमलव कुछ करके आएगा, देख लीजिए उसी बेस में आंसर भी होगा, यानी 156.25 बार में ये कटेगा, 156.25 बार में ये कट जाएगा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि तो बेची जाने वाली वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य, यानी 100 वस्तु आपने बेचा है, एक वस्तु पर कुल इतने, एक वस्तु का क्रय मूल्य इतना है, तो 100 वस्तु का कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो बस 156.25 में 100 से मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, उत्तर ऑप्शन नंबर डी निकल के आ जाएगा, यानी कि 15,625, 15,625, 15,625, यानी कि उस वस्तु का कुल क्रय मूल्य जो होगा वह 15,625 होगा, और ये इस सवाल का उत्तर होगा। सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया है, यानी कि 40% वस्तु को 2% की हानि में बेची जाती है, तो 40 वस्तु को अगर आपने बेचा है तो इतने का हानि होगा, और शेष वस्तु को 4% के लाभ पर बेची जा रही है, तो शेष वस्तु यानी कि 60 वस्तु को अगर 4% के प्रॉफिट पर बेचोगे तो कुल मिलाकर इतना लाभ होगा, और यहाँ पर इतना हानि हो रहा है। तो इस लाभ में से इस हानि को माइनस आप करोगे तो कुछ प्रॉफिट आपको मिलेगा, और उसी प्रॉफिट की वैल्यू अपने को 250 के इक्वल दे रखा है, तो दोनों प्रॉफिट ही है इसलिए आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ से 100 की वैल्यू आप निकाल दीजिए, उत्तर निकल के आ जाएगा 15,625। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया है, सवाल में दिया गया है किसी वस्तु को 7% के लाभ पर और 6% की हानि पर बेचने पर प्राप्त विक्रय मूल्य का अंतर 104 रुपया है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। फिर से वही सवाल, क्वेश्चन नंबर 52 में जो सवाल अभी क्वेश्चन नंबर 46 और 7 में था वही क्वेश्चन नंबर 52 में भी है। कहा किसी वस्तु को पहले 7% के लाभ पर बेचा जाता था, ठीक है, और किसी वस्तु को 7% के लाभ पर और 6% की हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य में अंतर 104 रुपया होता है, यानी कि पहले इतना % के प्रॉफिट पर बेचा जाता था, लेकिन जब उसी वस्तु को इतना में बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य में 104 रुपया का डिफरेंस आ जाता है, यानी अंतर आ जाता है। तो सबसे पहले अगर आप इसे ट्रेडिशनल तरीके से सॉल्व करना चाहते हो तो मान लीजिए कॉस्ट प्राइस अगर हमारा 100 है और उसे अगर 7% के प्रॉफिट पर आप बेच रहे हो तो वस्तु को आप 107 रुपये में बेच रहे हो। अगर उसे हम 6% के प्रॉफिट पर 6% के लॉस पर बेचते तो उस वस्तु का जो सेलिंग प्राइस हो जाता वह हो जाता 94, यानी कि पहले इतना में आप बेचते थे, अब आपको इतना रुपया में बेचना पड़ रहा है। तो देखिए विक्रय मूल्य में कितने का अंतर हो गया, विक्रय मूल्य में कितने का अंतर हो गया, 6 + 7 यानी कि 13%, यही होगा ना, 13% का अंतर होगा। लेकिन वास्तव में सवाल में बोला गया है कि विक्रय मूल्य में 104 रुपया का अंतर है, तो दोनों विक्रय मूल्य में ही अंतर है, तो इसलिए आपस में बराबर हो जाएगा। 13% की वैल्यू 104 के बराबर है, तो 100% की वैल्यू निकाल लीजिए, क्रय मूल्य ही आपसे पूछा गया होगा। 13 से ये कट जाएगा पक्का, ये हो जाएगा 1% की वैल्यू, 13 7 91 13 8 104 होता है। 1% की वैल्यू अगर 8 है तो 100% की वैल्यू जो होगा वह 800 के बराबर होगा, यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपया होगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर होगा। लेकिन इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये तो तरीके मैंने आपको बता दिया कि ऐसे ऐसे होता है। अगर यहाँ पर एक प्लस में हो और एक माइनस में हो और यहाँ पे विक्रय मूल्य का कोई डिफरेंस दे रखा हो तो बस कुछ नहीं करना है, दोनों को ऐड कर देना है। लेकिन अगर दोनों प्लस प्लस में हो और यहाँ पे विक्रय मूल्य का डिफरेंस दे रखा हो तो इन दोनों को घटा देना है, बस ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एक प्लस में था एक माइनस में है, तो चुपचाप दोनों को ऐड करके इसके इक्वल रख देंगे। तो 13% की वैल्यू अगर 104 है तो 100% की वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए।